स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें 9th क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे मॉडल पेपर टर्म 2 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशंस को। और हमने आपका हिंदी का मॉडल पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, कंप्लीट सॉल्यूशंस दे दिए हैं। उसको मैं बीच में डिस्कस कर लूंगा। आप इन सभी के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको बीच में दिखाई देगी कि कहां से कैसे डाउनलोड करना है। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको रीडिंग सेक्शन दिया गया है। सभी को पता है पैटर्न कैसा रहेगा, आपके टीचर ने भी बताया होगा। तो इसमें हम जो इंस्ट्रक्शन है इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको एक पैसेज दिया गया है, इसको रीड करना है। रीड करने के बाद में जो इसके आंसर्स देने हैं। इस पैसेज में बताया क्या गया है, एक सिंपल सा लैंग्वेज यूज किया गया है पैसेज पैराग्राफ में, जो आपको समझना है और आपको इसके आंसर्स आसानी से मिल जाएंगे अगर आप पैराग्राफ को समझते हैं। और पैराग्राफ समझना सीख लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे ये पैराग्राफ जो है बहुत ही हार्ड होते जाएंगे। यानी कि हर क्लास के हिसाब से जो पैराग्राफ चेंज हो जाता है। यानी कि पैराग्राफ में जो है सेंटेंस वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट यूज किए जाते हैं। तो आप अभी से अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हायर क्लासेस में आपको पैराग्राफ पढ़ने में, अंडरस्टैंडिंग करने में काफी समस्या आएगी। इसलिए हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पैराग्राफ पढ़ने की आदत डालिए। यहाँ पे पहला जो पैराग्राफ दिया गया है, टाइम इज रनिंग आउट एंड पेरेंट्स आर वरीड विद जस्ट 10 डेज लेफ्ट फॉर द स्कूल टू रीओपन। यहाँ पर क्या है कि बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई है, जैसे अभी आपकी छुट्टियां पड़ी हुई थी, शीतकालीन अवकाश है, आपका विंटर वेकेशन पड़ा हुआ था। तो उसी पैराग्राफ को जो है यहाँ पर दिया गया है कि जो है बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो इसमें समय जो है समाप्त होता जा रहा है। और माता पिता जो है वो चिंतित हैं कि स्कूल जो है फिर से खुलने में केवल 10 दिन शेष है। स्कूल को फिर से खुलने में केवल 10 दिन शेष है। और यहाँ पे और बताया जा रहा है कि सिंस द चिल्ड्रन हैव एंजॉयड थ्रू देयर वैकेशंस, और जो है चूंकि बच्चों ने ना अपनी छुट्टियों का आनंद भरपूर लिया है, और इट इज देयर पेरेंट्स, अब जो है बच्चे तो छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं, अब उनके माता पिता क्या कर रहे हैं, वो नेट पे सर्फिंग कर रहे हैं, नेट पे ढूंढ रहे हैं, कुछ पेंट कर रहे हैं चार्ट्स को, और राइट कर रहे हैं एसेस को, और प्रिपेयर कर रहे हैं जो साइंस मॉडल बच्चों को होमवर्क मिला। तो सारे बच्चों के माता पिता जो है उनका होमवर्क कर रहे हैं। सम बिजी पेरेंट्स जो है वो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है उनका जो बच्चों की मदद करने में। तो वो क्या करते हैं, वो जो भी अपने हॉलीडेज होमवर्क्स हैं वो स्पेशल क्लासेस को भेज देते हैं। जो उनके वार्ड्स हैं, जो उनके शिष्य हैं, जो बच्चे हैं, उनके सारे होमवर्क्स को जो है वो स्पेशल क्लासेस को भेज देते हैं, जहां पर ये होमवर्क करके दिया जाता है। सुमेधा जो है, सुमेधा इस तरह की क्लासेस लेती हैं। वो कहती हैं, सुमेधा जो बच्चों के होमवर्क को पूरा कराने के लिए कक्षाएं चलाती हैं, तो ये कहती हैं कि ये चार्ज करती हैं लगभग 1000 से 5000 पर चाइल्ड, डिपेंडिंग ऑन द क्लास एंड वॉल्यूम ऑफ द होमवर्क। ये जो है होमवर्क पूरा करवाती हैं या होमवर्क पूरा करके देती हैं, लेकिन ये इसके लिए चार्ज करती हैं 1000 से 5000 रुपए के बीच में कुछ भी। और जो है ये डिपेंड करता है कि होमवर्क कितना दिया गया है और वो कौन सी क्लास में है। मैनी स्कूल्स गिव अवे प्राइस फॉर द बेस्ट होमवर्क और एड मार्क्स इन द इंटरनल असेसमेंट। और बहुत सारे जो स्कूल हैं वो होमवर्क के आधार पर क्या देते हैं, आंतरिक मूल्यांकन करते हैं या उनको पुरस्कार देते हैं होमवर्क करने के बदले। और दिस मेक्स इट्स मोस्ट इंपरेटिव फॉर पेरेंट्स टू गेट द बेस्ट क्वालिटी। और जो है ये क्या बताता है, ये जो है माता पिता के लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता जो है यहाँ से प्राप्त कह सकते हैं कि उनको जो है उनको लगता है कि ये बेस्ट क्वालिटी है। और मेजोरिटी ऑफ पेरेंट्स जो है कंप्लेन करते हैं, लेवल ऑफ द होमवर्क सो इज सो हाई दैट देयर चिल्ड्रन आर क्लूलेस अबाउट हाउ टू डू। और कई जो बहुत संख्या में पेरेंट्स हैं वो क्या कहते हैं कि बच्चे ये नहीं समझ पाते कि होमवर्क करना कैसे है, क्योंकि उनको जो है क्लू नहीं दिया जाता है कि इसको कैसे किया जाना है। ठीक है। ऑल्सो मेनी ऑफ देम गेट दैट द हॉलीडे होमवर्क इज सो मच दैट द चिल्ड्रन फेल टू कंप्लीट इन द टाइम। और उनमें से बहुतों का मानना ये भी लगता है, उनको बहुत ये भी लगता है कि छुट्टी का जो होमवर्क इतना अधिक होता है कि उसे जो है बच्चे समय पे पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह का ये पैराग्राफ है, जिसको मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है। तो आप समझ चुके होंगे, पैराग्राफ आपको जब पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की और इसके आंसर्स की। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे जो मैंने पीले कलर में हाईलाइट किया है, ये मैंने आंसर को हाईलाइट किया है, फिर भी मैं आपको सब कुछ गाइड करता हुआ चलूंगा और इसके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, हाउ डू द पेरेंट्स हेल्प देयर चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर होमवर्क। तो यहाँ पे सीधा सीधा पहला क्वेश्चन पूछा गया, माता पिता अपने बच्चों को अपना होमवर्क पूरा करने में कैसे मदद करते हैं। तो अभी अभी हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ी थी, वो क्या करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, ठीक है, उनके जो साइंस मॉडल है वो बनाते हैं, साथ ही साथ ऐसे लिखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है पैराग्राफ में ही दी गई है। स्टार्टिंग में द पेरेंट्स सर्फिंग ऑन द नेट्स, ठीक है, पेंटिंग द चार्ट्स, राइटिंग एसे, प्रिपेयरिंग साइंस मॉडल। तो हम इसको अब जो है आंसर के रूप में लिखेंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा, द पेरेंट्स help their children to complete their homework by surfing the net, painting the charts, writing essays and preparing science models। ठीक है, तो ये पहले का आंसर हो गया ए पार्ट का। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, इसमें पूछा गया व्हाट आर द चार्जेस ऑफ होमवर्क क्लासेस ऑफ सुमेधा। तो यहां पर जो है सीधा सीधा कह सकते हैं, द चार्जेस ऑफ होमवर्क क्लासेस ऑफ सुमेधा इज बिटवीन इज, ठीक है, चार्जेस इज बिटवीन कितना हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे आर दिया गया ना, तो आर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे व्हाट आर चार्जेस और व्हाट आर द चार्जेस पूछा है, तो हम कहेंगे द चार्जेस ऑफ होमवर्क। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, हमारा जो आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से होगा, द चार्जेस ऑफ होमवर्क क्लासेस ऑफ सुमेधा आर बिटवीन ₹1000 टू 5000 पर चाइल्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन ₹1000 टू 5000 पर चाइल्ड, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्लास एंड वॉल्यूम ऑफ द होमवर्क। ये भी आप पूरा जो है इसमें लिखना चाहें तो ये पूरा सेंटेंस यूज कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद जो है जो यहाँ पे आंसर्स लिखे जा रहे हैं, इसी फॉर्म में जो है आंसर लिखे हुए आपको ये पीडीएफ मिलेगी, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं विद आंसर। ठीक है, तो आंसर की लिंक जो है आपको मिलती रहेगी वीडियो के दौरान, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।
यहाँ पे सी पार्ट जो पूछा गया है, व्हाट इज द कंप्लेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स। तो मेजोरिटी ऑफ पेरेंट्स का कंप्लेंट क्या है, यानी अधिकांश माता पिता की शिकायत क्या है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था मेजोरिटी ऑफ पेरेंट्स जो है कंप्लेंट करते हैं दैट द लेवल ऑफ द होमवर्क इज टू हाई, that their children are clueless about how to do it and children fail to complete in it time। तो यहाँ पर जो हम क्या करेंगे पूरा का पूरा सिंपली जो है थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिखेंगे, मेजोरिटी ऑफ पेरेंट्स कंप्लेंट दैट लेवल ऑफ द होमवर्क इज सो हाई दैट देयर चिल्ड्रन आर क्लूलेस अबाउट हाउ टू डू। मतलब मेजोरिटी ऑफ यानी ज्यादातर जो माँ बाप है वो कहते हैं, अधिकांश माता पिता की ये शिकायत होती है कि होमवर्क का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, जिससे जो बच्चे हैं उनको कोई भी क्लू नहीं मिलता है कि इसको कैसे किया जाए, और चिल्ड्रन जो है फेल हो जाते हैं इसको कंप्लीट करने में टाइम पर। तो यहाँ से आप यहाँ से और यहाँ तक जो पीला कलर में लिखा गया है, पीले कलर में हाईलाइट किया गया है, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हाउ डज होमवर्क हेल्प द स्टूडेंट इन द ओपिनियन ऑफ द पेरेंट्स। तो इन द ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स जो है होमवर्क जो है कैसे हेल्प करता है ये बोल रहा है, माता पिता की राय में गृह कार्य विद्यार्थियों को किस प्रकार सहायता करता है ये आपको बताना है। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है डी ऑप्शन, इसका आंसर हमने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आप जो है अच्छा मैंने और भी आपको जो है सी ऑप्शन जो आप देख सकते हैं, व्हाट इज द कंप्लेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ, तो यहाँ पर जो है हमने तो ये बता दिया, और डी ऑप्शन का आंसर यहाँ पे दिया, इसको सी डाल दिया गया, ये डी है आपका। ठीक है, तो इन द ओपिनियन ऑफ द पेरेंट्स होमवर्क हेल्प्स द चिल्ड्रन इन द स्टडी। ठीक है, ये लिखा हुआ है इन द स्टडी, पूरा का पूरा होमवर्क हेल्प द, देखो यहाँ पे द ओपिनियन दैट द होमवर्क हेल्प्स द चिल्ड्रन इन द स्टडी एंड इट्स कीप्स द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट अपडेटेड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इट कीप्स द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट अपडेटेड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो यहाँ तक जो है ये आपका डी आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डी आंसर है, और इसी तरह से हमने ए बी सी डी देख लिया। अब ई पार्ट पे आते हैं जिसमें आपका एमसीक्यू दिया गया है, द टू ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द पेरेंट रिगार्डिंग हॉलीडे होमवर्क आर। तो जो दो छुट्टी के होमवर्क को लेकर के माता पिता की जो दो उठाई गई आपत्तियां हैं वो कौन सी हैं। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसमें से बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि चिल्ड्रेन प्लेइंग ड्यूरिंग हॉलीडेज एंड अमाउंट ऑफ होमवर्क, इसके बारे में। ठीक है ना, तो चिल्ड्रन जो है प्ले करते हैं, अपना जो हॉलीडेज होता है उसके टाइम पे प्ले करते हैं, प्ले मतलब खेलते हैं, और अमाउंट ऑफ होमवर्क जो है इसके बारे में भी जो उनकी कंप्लेंट है। या फिर आप बोल सकते हैं हाई लेवल ऑफ होमवर्क और अमाउंट ऑफ होमवर्क, या टू मच टाइम एंड हाई लेवल ऑफ होमवर्क, या लैक ऑफ आइडियाज अमॉन्ग द चिल्ड्रन एंड लेवल ऑफ होमवर्क। तो आपको इनमें से कोई भी जो आंसर इसमें से सटीक आपने जो पैराग्राफ देखा है उसके हिसाब से जो इसका राइट आंसर है उसको आपको बताना है। तो इसमें सबसे राइट ऑप्शन जो आप चूज करेंगे वो कौन सा हो जाएगा, चिल्ड्रन प्लेइंग ड्यूरिंग हॉलीडेज एंड अमाउंट ऑफ होमवर्क। इसकी दो कंप्लेंट जो है होती है कि बच्चे जो है आपके, क्योंकि वो उनका ऑब्जेक्शंस क्या होता है कि चिल्ड्रन जो है बच्चे तो भाई हॉलीडे में खेलेंगे खेलेंगे और अमाउंट ऑफ होमवर्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो एफ पार्ट है उसकी बात करते हैं, हॉलीडे होमवर्क स्पेशल क्लासेस आर कंडक्टेड फॉर। तो जो हॉलीडे होमवर्क स्पेशल क्लासेस होता है वो किस लिए कंडक्ट किया जाता है, तो जिसके माता पिता बिजी होते हैं, तो बिजी पेरेंट्स के लिए। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा। तो हमने एफ तक जो है आंसर्स कर लिए, और हमने आपको ए और डी के यहाँ पे आंसर्स दे दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर जी पार्ट, जी पार्ट जो है दैट डैश मेक्स इट नेसेसरी दैट क्वालिटी होमवर्क इज डन। तो क्या नेसेसरी है, तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आ जाएगा, क्या नेसेसरी है, तो हम कहेंगे स्कूल एंड मार्क्स ऑफ द होमवर्क टू द इंटरनल असेसमेंट आर नेसेसरी, मेक्स इट नेसेसरी। ठीक है, स्कूल एड मार्क्स ऑफ द होमवर्क टू इंटरनल असेसमेंट मेक्स इट नेसेसरी दैट क्वालिटी होमवर्क इज डन। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट एच पार्ट, द वर्ड फ्रेज डैश इन द पैसेज मीन्स द सेम एज एक्सप्रेस्ड ओपिनियन। तो एक्सप्रेस्ड ओपिनियन का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस मतलब आपका जो भी आपने विचार प्रकट किए हैं उसके बारे में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ओपिनियन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे आई पोर्शन, राइट द एंटोनियम ऑफ इंटरनल। इंटरनल मतलब होता है आंतरिक, तो इसका क्या हो जाएगा, आपको सभी को पता है आंतरिक का क्या होता है, बाहरी, और बाहरी को क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जे पार्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल ऑफ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वेल ऑफ का मीनिंग क्या होता है। तो आप आसानी से बता सकते हैं, अगर पैराग्राफ आप नहीं पढ़ते हो तो आपको समस्याएं होनी है, तो आपको क्या करना है, सिंपली पैराग्राफ को पढ़ना है और तैयार भी करना है अपने आपको, और सही भी बताना भी है। ठीक है, तो अच्छी तरह से, वेल ऑफ का मतलब अच्छी तरह से का क्या अर्थ होता है, तो अच्छी तरह से का क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पर, तो हम कहेंगे यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से चूज करेंगे, तो अच्छी तरह से यानी कि वेल्दी, तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेल्दी मतलब हष्ट-पुष्ट, अच्छी तरह से धनी। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, इसमें देखो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब आपको फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है, फिर से पैराग्राफ आपको पढ़ना है और देन आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईलाइट किया उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो पैराग्राफ क्या है, इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे बताया गया कि विकसित देशों में गर्ल लैग बिहाइंड द बॉयज इन एजुकेशन, और एजुकेशन में जो है लड़कियां लड़कों से पीछे हैं। इस तरह का पैराग्राफ दिया है, आसानी से पैराग्राफ आप समझ सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज यूज की गई है, कोई इश्यू नहीं है। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, हु लैग्स बिहाइंड इन एजुकेशन। अभी हमने पहला पढ़ा, गर्ल्स लैग्स बिहाइंड द बॉयज इन एजुकेशन। ठीक है, तो हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा, हु लैग्स, तो हु की जगह हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे गर्ल, गर्ल लैग्स बिहाइंड इन एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा गर्ल। ठीक है, गर्ल्स गर्ल्स लैग्स। अब यहाँ पे देखो लैग्स आ गया है ना, तो यहाँ पे लैग कर देंगे। ठीक है, जब एस लगा दोगे यहाँ पे गर्ल्स के साथ एस लगा दोगे तो यहाँ का एस हट जाएगा, तो लैग आ जाएगा। ठीक है, अगर आप गर्ल केवल लिखते हो तब तो देखो ये वाला आ जाएगा, गर्ल्स के साथ लैग लगा हुआ है, ये आ जाएगा, लैग मतलब कमी, गर्ल लैग बिहाइंड बिहाइंड इन एजुकेशन। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, गर्ल्स लैग बिहाइंड इन एजुकेशन। अगर आप
एस यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे केवल गर्ल लिखोगे, एस नहीं लगाओगे फिर इसमें। अच्छा, ए के बाद बी पार्ट है, वाई डू द लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स नॉट गो टू स्कूल, तो हम कहेंगे द लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स नॉट गो टू स्कूल बिकॉज, क्या लिखेंगे, बिकॉज, और बिकॉज के बाद में जो है द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क स्टैंड इन द वे ऑफ देयर एजुकेशनल प्रोसेस। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है यहां से ये चीज लिख देंगे। क्लियर हुआ? तो बिकॉज के बाद में आपको ये लाइनें लिखनी है। सेकंड बी का आंसर जो है यहां से आपको लिखना है। बी का आंसर का है यहां तक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अगर आप एक आंसर डायरेक्ट अगर पैराग्राफ से ही लिखना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ से एक आंसर ये लिख देंगे। ठीक है, बस ये लिख दोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई गलत नहीं करता है और ना ही इसमें गलत वाली कोई बात है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट सी पार्ट है, बी पार्ट कर लिया। सी पार्ट में है द एंटोनियम ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट का एंटोनियम सभी को पता है वीकेस्ट होता है, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वीकेस्ट। हमें तो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मैं केवल आपको लिए लिख रहा हूँ, बाकी आपका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या पूछा गया है चौथे में, द मीनिंग ऑफ लैग बिहाइंड। लैग बिहाइंड मतलब पीछे रह जाना, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो उसको बोलते हैं ट्रेल। क्या बोलते हैं, ट्रेल। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें ई पार्ट दिया गया, द गर्ल्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लैग बिहाइंड इन। तो अभी अभी हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा लैग बिहाइंड इन एजुकेशन, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एजुकेशन। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द मेन प्रॉब्लम इन देयर एजुकेशनल प्रोसेस इज। तो उनका मेन प्रॉब्लम क्या है, डोमेस्टिक वर्क। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हमने अभी पैराग्राफ में भी डिस्कस किया और यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया था, द लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स नॉट गो टू स्कूल बिकॉज, यहाँ पर लिखा था द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क स्टैंड इन देयर वे ऑफ देयर एजुकेशनल प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या है, बर्डन डोमेस्टिक वर्क का, तो इसीलिए हमने जो है इसका आंसर भी क्या लिखेंगे, डोमेस्टिक वर्क। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, डोमेस्टिक वर्क मतलब घर के कामकाज। सेक्शन बी आ चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है यू आर नमन और नमिता स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र, इस तरह से आपको चाहिए। ठीक है, तो हमको जो है सिंपली एप्लीकेशन जैसे हम लिखते हैं अपने बीमार होते हैं उस तरह से, तो टू द प्रिंसिपल जो भी आपको स्कूल दिया गया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखा है तो यहाँ पर हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल करेंगे, यहाँ पे चेंज कर देते हैं इसको। तो हमने जो है यहाँ पर देखो टू द प्रिंसिपल और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि हमारे को दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, जब दिया जाता है स्कूल का नाम तो हम उस स्कूल के नाम को मेंशन करते हैं। और कहाँ पर है ये, नाहन में, तो हमने नाहन लिख दिया। इसके बाद डेट मेंशन कर देंगे, आप डेट चाहें तो यहाँ मेंशन करें या डेट चाहें तो आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कि डेट दोनों जगह आ सकती है। डेट जो है प्रिंसिपल के नीचे भी आ सकती है और डेट साइड में भी आ सकती है। इसके बाद सर करते हुए रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट माय फादर इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, जो है एक क्या है, सरकारी कर्मचारी हैं और ही हैज बीन ट्रांसफर टू मुंबई, और उनका जो तबादला कहाँ हो गया, मुंबई। आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हेयर, इसलिए जो है मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता। उसके बाद में आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सो दैट आई मे ज्वाइन न्यू स्कूल देयर। तो मुझे आप जो है क्या कहते हैं, टीसी दीजिए, जो लिविंग सर्टिफिकेट है वो इशू करने की कृपा करिए, ताकि मैं जहां पे जा रहा हूं वहां पर जो है नए स्कूल में एडमिशन ले सकूं। थैंकिंग यू करते हुए आपको यूअर्स ओबिडेंटली, आप नमिता है तो नमिता या नमन है तो नमन, क्योंकि हमारे को जो ऑप्शन में दिया गया है हमको यही नाम यूज करने हैं। ध्यान रखना, इसके नंबर कटते हैं अगर आप नाम यूज नहीं करते हैं तो जो है हम यहाँ पे अपना नाम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लास लिख देंगे, दैट्स इट। उसके और ऑप्शन में अगर आप ये कर देते हैं तो आपको और ऑप्शन वाला करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप ऊपर वाला नहीं करते हैं तो आपको और ऑप्शन भी करना होगा। और ऑप्शन में जो है आपसे पूछा क्या गया है, लेटर लिखना है। पहले तो आपको एप्लीकेशन थी, अब यहाँ पे लेटर है। लेटर में क्या है, ध्यान रखना क्या चीज बताने वाला हूँ। लेटर लिखना है फ्रेंड को, उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस देने हैं, बधाई देनी है उसके सक्सेस, बोर्ड एग्जाम में जो उसने सक्सेस प्राप्त की है उसके लिए, सफलता के लिए। तो आपको यहाँ पे एड्रेस कुछ भी नहीं दिया है, आप देख रहे हैं कि ये पूरा केवल इसमें बोला है कि आप जो है बधाई पत्र लिखिए सक्सेस एग्जामिनेशन में सक्सेस के लिए, ठीक है, अपने फ्रेंड को। तो आपको यहाँ पे एड्रेस तो नहीं दिया, तो एड्रेस जो है आप अपने स्कूल का, अपने घर का, अपने पड़ोस का, अड़ोस का, मामा मामी का, चाचा चाची का, किसी का भी एड्रेस जो है यहाँ पे डालेंगे। एड्रेस यहाँ पे सबसे पहले जो है, हम जब पर्सनल लेटर लिखते हैं, ध्यान रखना एक चीज बता रहा हूँ, जब भी हम पर्सनल लेटर लिखते हैं, ठीक है, तो जब भी हम पर्सनल लेटर लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका एड्रेस आएगा, आपका हमेशा एड्रेस आता है ऊपर। तो यहाँ पर जो है आपका किस पर्सनल लेटर है, आप देख रहे हो कि आप किसको लिख रहे हो, फ्रेंड को। देखो पर्सनल लेटर कौन से होते हैं, जो भी आप अपने रिश्तेदारों को, चाचा को, फ्रेंड को, ताऊ को, भतीजे को, मामा को, मामी को, किसी भी ऐसे रिश्तेदार को जिसका कॉन्टेक्ट आपकी फैमिली में से या आपका डायरेक्ट उनसे कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है, आप उनसे मिल चुके हो, उनके साथ बातें कर चुके हो, काफी समय तक रह चुके हो, तो वो सारे पर्सनल्स होते हैं। ऑफिशियल अलग चीज होता है जिसमें हम नगर पालिका को या किसी समाचार पत्र को लिखते हैं, वो सब बातें बाद में जब आएगा तो हम डिस्कस करें। तो पर्सनल लेटर में आपका यहाँ पे एड्रेस आएगा, जो भी आप लिखना चाहें, और एड्रेस के बाद दिनांक, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे IMPS के नंबर कट जाते हैं। तो यहाँ पे दिनांक आएगा, जहां पर है वहीं पर आएगा। आप पहले ऊपर एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, और फिर जो भी आपको नाम तो इसमें दिया नहीं है, किसको सक्सेस का बधाई देना है, तो आप अपने दोस्त का नाम लिखें, अपने सहेली का नाम लिखें। लिखते हुए I was delighted to know that you had secured 99% marks in your matriculation examination। ठीक है, आप चाहे 9th यूज कर सकते हैं, 10th यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। क्यों लिखें, यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन की बात हुई है, तो आप जो है obvious सी बात है 10th की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने बताया कि मुझे जो है हार्दिक, मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हुई है कि आपने 99% अंक जो है अपने मेट्रिकुलेशन एग्जाम में प्राप्त किए हैं, और माई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन योर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और इस तरह की जो है खास उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, और इतने अच्छी तरह विशेष तरह की जो है आप कह सकते हैं ये अंक प्राप्त करने के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत सारी बधाई हो। ठीक है, मेरे दिल से बधाई हो। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, सीधा सीधा नेक्स्ट पार्ट में लिख देना है आपको
इट इज द रिजल्ट ऑफ योर कंटिन्यूस हार्ड एज वेल एज स्मार्ट वर्क, और ये जो है आपकी कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क के कारण हुआ है। रियली यू हैव फुलफिल्ड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर फैमिली एंड टीचर्स, और तुमने सच में ही जो है अपने माता पिता और अपने अध्यापकों का जो है क्या करा, उनकी आशाओं पे आप खरे उतरे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई होप यू टच पीक ऑफ योर फील्ड, और मैं मतलब मैं तुम पे गर्व भी करता हूं, और मैं आशा भी करता हूं कि तुम अपने जो क्षेत्र में है जो अपने उस ऊंचाइयों को मतलब प्राप्त करोगे जिसको आपको आवश्यकता है। ठीक है, प्लीज डू एक्सेप्ट माई हार्टफुल कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, और फिर से मेरे जो है आप जो है इस बधाई को स्वीकार करें। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, और मेरे अपने माता पिता को जो है मेरे जो है रिगार्ड्स दें। ठीक है, और लविंग यू करते हुए आपको अगर कुछ नाम नहीं दिया है तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपने बहन का, भाई का, किसी का भी नाम यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन, राइट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको 80 वर्ड्स में जो है पैराग्राफ लिखने हैं। एक तो है आपका माई एम इन लाइफ, मेरा जो है एम क्या है लाइफ में, ए मॉर्निंग वॉक पे या फिर वैल्यू ऑफ गेम्स पे, तो तीनों पे हमने पैराग्राफ लिखे हैं। आप सबसे पहले माई एम इन लाइफ पे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज की है, जैसे ही पढ़ोगे वैसे ही याद हो जाएगा, कुछ भी इसमें है नहीं कि मैं आपको समझाऊं। इसके बाद मॉर्निंग वॉक पे लिख दिया है, तो मॉर्निंग वॉक पे आपको किसी एक पे लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है क्या, एनी वन। ठीक है, आपको केवल एक पे लिखना है, लेकिन यहाँ पे दिया है वो ऑप्शन तीन, तीनों में से किसी एक पे आपको लिखना है। ठीक है, तो हमने तो तीनों दिए हैं ताकि आप लोग याद करें, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, और कोई भी आपको जरूरी नहीं कि माई एम आपसे याद हो सकता है आपको मॉर्निंग वॉक आसानी से याद हो, या हो सकता है वैल्यू ऑफ गेम्स आपको अच्छी तरह से याद हो। तो हमने तीनों दिए हैं, जो भी आपको अच्छी तरह से याद हो वो आपको लिखना है। ठीक है, तो मॉर्निंग वॉक के बारे में बता दिया, और इसके बाद जो है वैल्यू ऑफ गेम्स के बारे में भी हमने लिख दिया है। इसके बाद जो है आपको पैराग्राफ लिखना है। ये क्या था आपका, ध्यान दीजिए, यहां पर जो है आपको पैराग्राफ लिखना था 80 वर्ड्स में, और ये 5 नंबर का एक पैराग्राफ है चौथे क्वेश्चन में। और पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवें क्वेश्चन में भी आपको एक 4 नंबर का पैराग्राफ आ रहा है। ठीक है, वो 5 नंबर का था, ये 4 नंबर का है, और इसमें वर्ड्स जो है 60 बोल रहा है। एन आइडियल टीचर पे, वैल्यू ऑफ बुक्स पे, और पोस्टमैन पे, किसी पे भी लिख सकते हैं। तो आइडियल टीचर पे हमने दिया है। ठीक है, आप कम ज्यादा करना चाहें तो एक आधा लाइन कम कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत ही सिंपल लिखा गया है। वैल्यू ऑफ बुक्स के बारे में हमने लिख दिया। सेकंड ऑप्शन जो है आपको कोई एक ही करना है इसमें से, लेकिन आपको जो इजी लगता है उसको याद करें, और मैं कहूंगा कि तीनों याद करें, आपके लिए बेहतर होगा। सबसे ज्यादा बेहतर अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, 100% रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप तीनों याद करें, हर चीज याद करें जो इस पेपर में दिया जा रहा है सोल्यूशन के साथ में। और इसके बाद में पोस्टमैन के ऊपर जो है हमने लिख दिया है। तो यहां पर इस तरह से आपके जो है पैराग्राफ खत्म होते हैं। इस पैराग्राफ के बाद में हम आते हैं सेक्शन नंबर सी में। सेक्शन सी जो है नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब इन ईच सेंटेंस आपको भरना है। तो चलिए इनके नॉन फाइनाइट भरते हैं। सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन दिया गया, आई लाइक डैश गो ब्रैकेट में है और देयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको नॉन फाइनाइट को बिल्कुल सही तरीके से भरना है। तो आई गो टू देयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई गो टू देयर। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस में क्या भरोगे, आप टू गो भरोगे, आई गो टू देयर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें, डैश स्मोक कॉज कैंसर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्मोक नहीं आएगा, यहां पे आ जाएगा स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, स्मोकिंग, ठीक है, कॉजेस कैंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द कनेक्टर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे सिंस को यूज करना है इस सेंटेंस को, ही इज वेरी पुअर और ही कैन नॉट बाई द बुक्स, तो हम क्या करेंगे, सिंस ही इज पुअर, क्योंकि वह गरीब है, कैन नॉट बाई बुक्स। ठीक है, तो ये पहला आंसर हो गया। इसका दूसरा है, ही फेल इनटू बैड हैबिट्स, ही बिकेम पुअर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही बिकेम पुअर, ही बिकेम पुअर, वो क्या हो गया, गरीब हो गया, क्यों, बिकॉज ही फेल इनटू बैड हैबिट्स, जो है उसको गंदी आदतें पड़ गई। ठीक है, तो फालतू में पैसे उड़ाने लग गया, और फालतू में पैसे उड़ाएगा तो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो ही बिकेम पुअर बिकॉज ही फेल इनटू बैड हैबिट्स। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 8, डू एज डायरेक्टेड, व्हाट ए ब्यूटीफुल रोज चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, तो इसको जो है आपको असर्टिव में बनाना है। तो असर्टिव क्या होगा इसका आप जानते हो, सिंपली क्या कर देंगे हम इसको सिंपल बिल्कुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल रोज, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगा हुआ है, यहाँ पे आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है एक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ए ब्यूटीफुल रोज, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ए ब्यूटीफुल रोज। ठीक है, रोज जो है आपको छोटा ही लिखना है, आर छोटा कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं लिख रहा हूं केवल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, इट इज ए ब्यूटीफुल रोज। अब इसके बाद जो है आते हैं, वेल इज ऑल एंड्स वेल दैट, तो इसको क्या करना है, रीअरेंज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, तो इसको रीअरेंज के जंबलिंग किया गया है, अब इसको हम रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑल सबसे पहले, इसके बाद आ जाएगा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, फिर दैट एंड्स वेल, दैट एंड्स वेल। ठीक है, ये फुल स्टॉप। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है, द बॉय प्लेड फुटबॉल, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुटबॉल है। ठीक है, तो फुटबॉल आ गया, सबसे पहले फुटबॉल लिख लीजिए, क्योंकि जो करा जाता है वही हम पहले लिखते हैं, तो आपका फुटबॉल आ गया। और फुटबॉल क्या है, प्लेड हो रहा है, अब प्लेड हो रहा है यानी कि ये पास्ट में चला जा रहा है, और पास्ट के साथ क्या आता है, तो वॉज आ जाएगा, तो फुटबॉल वॉज। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेड है, ठीक है ना, तो प्लेड का एज इट इज रहेगा, वॉज जुड़ चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लेड। ठीक है, और किसके द्वारा खेला जाता है, फुटबॉल वाज प्लेड, तो यहां पे आ जाएगा, हम बाई से कनेक्टर करेंगे, बाई कनेक्ट कर देंगे, बाई द बॉयज, बाई द बॉयज। ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ही सेड टू मी गॉड इज ग्रेट, चेंज द नरेशन, अब यहाँ पे नरेशन को चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही सेड टू मी, और यहाँ पे लगा देंगे दैट, दैट लगाने के बाद सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा, तो हम कहेंगे ही सेड टू मी, यहाँ पे आपका सैड तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, सॉरी, तो इसको हम चेंज कर देते हैं और इसको हम करेंगे टोल्ड। ही टोल्ड मी दैट
गॉड इज ग्रेट। तो ही टोल्ड, ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने कैपिटल टोल्ड लिख दिया, तो आप इसको टोल्ड को कैपिटल नहीं करेंगे, स्मॉल ही रखेंगे। तो यहाँ पे ही टोल्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोल्ड टू मी दैट गॉड इज ग्रेट। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ही वाज मोस्ट लव्ड बॉय, चेंज इनटू नेगेटिव। अब इसको नेगेटिव में बनाना है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे वॉज है, तो हम वॉज के हिसाब से इसको चेंज कर देंगे। तो ही वाज नॉट द मोस्ट लव्ड बॉय, ठीक है, तो ही वाजंट, तो आप नॉट लगा सकते हैं या वाजंट लगा दीजिए। ही वाजंट द मोस्ट लव्ड बॉय, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे वाज नॉट भी लिख सकते हो आप, ही वाज नॉट द मोस्ट लव्ड बॉय, या फिर आप लिख सकते हो ही वाजंट द मोस्ट लव्ड बॉय। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स। तो यहाँ पे सुटेबल मॉडल आपको बताना है। यू डैश सॉल्व दिस सम, यू कैन सॉल्व दिस सम, यहाँ पे क्या जाएगा, कैन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर कौन सा होगा, अगर कैन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इट डैश रेन टुडे, तो जब भी हमारे किसी चीज की आने की संभावना होती है ना, तो हम वहां पे क्या करते हैं, इट मे रेन टुडे, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट मे रेन टुडे, तो यहाँ पे आपका मे आ जाएगा, MAY, ठीक है, इट मे रेन टुडे, तो फर्स्ट ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा। वी डैश सर्व आवर कंट्री, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब हमारे कंट्री की बात आती है ना, तो यहाँ पर बिल्कुल ऑट टू यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब भी हमारे ड्यूटी की, कर्तव्य की बातें हो, तो हमारे ऑट टू आ जाता है। उसके बाद फोर्थ नंबर जो है, डैश आई कम इन सर, तो आप सभी को पता है मे आई कम इन सर, तो यहाँ पे भी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, एनी टू करने हैं आपको, ध्यान से पढ़ना, हर निर्देश को पढ़ते रहना कि आपको करने कितने हैं। यहाँ पर भी आपको सारे नहीं करने थे, यहाँ पे भी जो है आपको देखो इसमें सारे करने थे, चार ऑप्शन, चार नंबर है, चार क्वेश्चन से चार करने हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना नंबर कितने दिए हैं, तो क्वेश्चन कितने दिए हैं उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कितने करने होते हैं। तो इट डैश रेन सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सही आंसर क्या होगा, तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पे सिंस की बात आ गई है, तो यहाँ पर आपको डैश में क्या भरना है, इट हैज बीन, इट हैज बीन, ठीक है, और यहाँ पर रेन का क्या हो जाएगा, रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग आ जाएगा इस रेन की जगह। अब इसके बाद में आते हैं, आई हैव फिनिश माई होमवर्क, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आई हैव है ना, तो यहाँ पे फिनिश हैव के साथ क्या आ जाता है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो यहाँ पे आएगा हैव फिनिश्ड, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या है, द बॉयज आर डैश प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे देखो द बॉयज आर, अब यहाँ प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, जब आर है तो आपको पता ही है, आई इज हो, आर हो, एम हो, तो उसके साथ ING लगता है, तो यहाँ पे आ जाए प्लेइंग, ठीक है। तो द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, बच्चे जो हैं या लड़के जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपसे 11 क्वेश्चन पूछा, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है हमने टिक किए हैं ये कलरफुल, ये आपके लिए आंसर्स हैं, लेकिन आंसर्स कैसे आपको मैच करने हैं मैं बताऊंगा। तो जैसे पैराग्राफ में सब कुछ लिखा रहता है। सबसे पहले है हु इज आई इन द पैसेज, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैसेज है कौन सा, कहां से आया हुआ है, ठीक है। तो पैसेज जो है अब्दुल कलाम का है, आपको अच्छी तरह से पता है, अब्दुल कलाम वाला चैप्टर जो है आपने पढ़ा है उसी से है ये। तो यहाँ पे आई कौन है, तो आई जो है वो अब्दुल कलाम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे APJ अब्दुल कलाम। तो हु इज आई इन द पैसेज, तो आई इन द पैसेज रेफर्स टू APJ अब्दुल कलाम, APJ। अब यहाँ पे अब्दुल लिखेंगे तो अब्दुल भी बड़ा होगा, अब्दुल और कलाम भी बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई किसको रेफर किया गया है, APJ अब्दुल कलाम को। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट, इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट डज एवरी चाइल्ड इनहेरिट व्हेन बॉर्न, तो इसका आंसर जो है इसी में दिया गया है। तो एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू ए स्पेसिफिक सोशल, इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वे बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। तो यहां से लेकर के यहां तक जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड का आंसर ये हो गया, येलो वाला, क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज ही इनहेरिट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, तो उसको क्या प्राप्त हुआ, इनहेरिटेंस आपने पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा तो साइंस में, तो अनुवांशिकता की बात हो रही है, तो उसने क्या अपने इनहेरिट किया, क्या उसको गुण मिला, तो यहाँ पर जो है आई इनहेरिटेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ही इनहेरिटेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे, आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर, फ्रॉम माय मदर आई इनहेरिटेड फेथ एंड गुडनेस एंड कीप एंड डीप काइंडनेस, ठीक है। तो यहां तक आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आई की जगह क्या कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ही, तो आई की जगह बस ही लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, इसमें पूछा है द वर्ड स्पेसिफिक इन द पैसेज मींस, स्पेसिफिक मतलब होता है पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर, ठीक है। पर्टिकुलर का मतलब एक विशेष, ठीक है। तो स्पेसिफिक मतलब विशेष और पर्टिकुलर मतलब विशेष, तो ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा जो क्वेश्चन है, द अपोजिट वर्ड ऑफ डिसिप्लिन इज, सभी को पता है अपोजिट वर्ड ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है, अनडिसिप्लिन, तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
यहाँ पे आपको स्टैंजा दी गई है, स्टैंजा को पढ़नी है, छोटी सी कविता दी गई है, इस कविता को पढ़ने के बाद में जो आपको आंसर देना है। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आसानी से याद आ जाएगा कि यार ये पैराग्राफ कहाँ से आया हुआ है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया उसी से हमको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आप पढ़ते ही आपको याद आना चाहिए बुक से कहाँ से लिया गया है। पहला क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पोएट एंड द पोएम। तो भैया पोएट कौन थे, तो इसके पोएट कौन है, पहले तो आपको पोएम याद होगा। पोएम कौन सा है ये, तो द रोड नोट टेकन से ये है। पोएम कौन सा है, द रोड नोट टेकन। ठीक है, और इसके राइटर कौन है, तो इसका राइटर है रॉबर्ट, सभी को याद होगा, फ्रॉस्ट। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है डैश डाइवर्स्ड इन येलो वुड्स। तो क्या है यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन येलो वुड्स, टू रोड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा टू रोड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज आई इन द लाइंस। तो यहाँ पर जो है आई कौन है, तो आई भैया वो तो पोएट ही होगा आई, तो यहाँ पे कौन है आई, आई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट है या फिर पोएट है, तो पोएट। ठीक है, पोएट रॉबर्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया। हु इज आई इन द लाइंस, तो आई इन द लाइंस इज आप लिख सकते हैं, क्योंकि इज है तो इज पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या इस डायरेक्ट आप लिख सकते हो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो गया। तीनों सारे क्वेश्चन अभी तक हमने करे, सभी के आंसर डिस्कस किए। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया हाउ डज एवलीन हियर म्यूजिक। तो एवलीन ने जो है, एवलीन कैसे म्यूजिक सुनती है, तो एवलीन बिकेम डीफ बाय द टाइम सी वाज 11। जो है वो 11 साल की जो थी तभी से क्या है वो उसी समय क्या हो गई थी, बहरी हो गई थी। बट सी डिड नॉट गिव अप, और जो है उसने हार भी तो नहीं मानी थी। ठीक है ना, वो भले ही जो है 11 साल की उम्र में ही एवलिन बहरी हो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। ठीक है ना, सी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और उसने जो है ठान लिया था कि वह जो है सामान्य जीवन जिएगी और संगीत को में जो है अपनी रुचि को आगे बढ़ा करके दृढ़ करेगी। ठीक है, रॉन फॉब्स एंड प्रिकॉन्स्टेंट स्पॉटेड हर पोटेंशियल। और जो फॉब्स थे और उन्होंने जो है उसके जो रॉन फॉब्स थे वो जो है उन्होंने क्या करा, वो जो तबला वादक थे, ठीक है, ये तबला वादक जिसको बोलते हैं तबला वादक, तो जो तबला वादक थे उन्होंने उसकी जो है क्षमता को देखा था, और ही आस्क हर नोट टू लिसन थ्रू ईयर्स। और उन्होंने उसको बताया था कि तुम अपने कानों से मत सुनो, ठीक है, अपने शरीर सेंस के द्वारा जो है अपने जो है सेंस के द्वारा इनको रियलाइज करो, फील करो, हैं। और जो है उसने ड्रम के जो है जितने भी ड्रम के ऊंचे स्वर थे, जो ड्रम के ऊंचे स्वर थे, उसने जो है वेस्ट के ऊपर से महसूस करना शुरू किया, और ड्रम के जो नीचे के जो सुर थे उसको अपने शरीर के नीचे के वेस्ट के नीचे के हिस्से से महसूस करना शुरू किया। और फोर्ब्स ने इसी तरह से जो है उसको एक्सरसाइज करवाना शुरू कर दिया। और जो है एवलिन ने जो है अपने आप को पाया कि उसके जो सेंस हैं वो धीरे धीरे जो है उसको जो है एक डिफरेंट पार्ट के थ्रू जो है उसके बॉडी में जा रहे हैं, सारे सेंस जो है उसके काम कर रहे हैं। ठीक है, उसने जब अपने बॉडी के और माइंड को जो है साउंड सुनने के लिए जो है वाइब्रेशंस के तौर पर जो है तैयार कर लिया, उसने सीख लिया कि उसके वाइब्रेशंस को कैसे। और जो है वो जब भी अपने मतलब वो एक्सप्लेन करती है, वो बताती है कि वो जो है उसके शरीर में जो है जितने भी पोर्स हैं वो सारे के सारे पार्ट जो है वो बॉडी के वो अपने आप को उसमें झोंक देती है कि उससे वो सेंस कर पाए। ठीक है, और इट टिंगल्स इन द स्किन और चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। और जो ये भी बताती है कि उसके जो ये आपका जो भी इसकी ध्वनियां हैं, जो संगीत की ध्वनि है, उसके कंपन जो है शरीर के दिमाग में, ठीक है, उसका जो कंपन है वो शरीर के दिमाग में, उसके भाग में जो है सब जगह पे जो है ये जाता है, उसके त्वचा में जाता है, उसके चिक बोन्स में जाता है, उसके बालों को भी झुंझुलाता है। ठीक है ना, उसके हेयर को भी झुंझुला देता है, जो भी उसको महसूस होता है वो चीज एक्सप्रेस करती है। व्हेन सी प्लेड एन जाइलोफोन, और जब वो जाइलोफोन बजाती है, सी कुड सेंस द साउंड पासिंग अप विद द स्टिक इनटू द फिंगर टिप्स। और जो जाइलोफोन बजाते हैं तो हवा बाहर निकलती है, तो उसके हाथों पे, उंगलियों पे जो हवा लगती है तो उससे भी महसूस करती है कि ये हवा जो है कुछ क्या बता रही है। ठीक है, और इसी तरह से वो लर्न करती है ड्रम्स को। ठीक है, वो ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी उसकी उंगलियों से हवा गुजरती है उसके बारे में समझती है, ढोल नगाड़ों को समझती है, शरीर में बहने वाली प्रतिध्वनियों को समझती है, हर चीज को समझती है। यहाँ तक कि जो है अपने फीट से जो है वो अपने जूते वगैरह निकाल करके वाइब्रेशंस को फील करने के लिए फर्श पर जो है नंगे पैर खड़ी होती है। तो ये सारी चीजें जो है ये करती है। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, तो इस तरह से वो जो है एवलिन म्यूजिक हियर करती है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर के हिसाब से आपको आंसर लिखना होगा। इसमें से एक आधा लाइन आपको कम करना है, जो याद नहीं होता उसको कम कर सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा कम नहीं करना है, नहीं तो 5 नंबर नहीं मिलेंगे। 80 वर्ड्स की बात हो रही है। इसी तरह से आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, हाउ वाज प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू विद ब्रूनो फाइनली सॉल्व्ड। अब यहां पे बोला गया है जो ब्रूनो के साथ क्या करें, इसकी समस्या आखिरकार कैसे हल हुई। ब्रूनो वॉज सेंट, ब्रूनो को जो है चिड़ियाघर भेज दिया गया था, क्योंकि जो है अब वो मतलब घर में रखने लायक नहीं था, क्योंकि वो जो है क्या हो रहा था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। ड्यू टू इस ग्रोथ, उसका जो है आकार बढ़ रहा था, साइज बढ़ रही थी, ठीक है ना, वो बड़ा हो रहा था, इसलिए जो है उसको चिड़ियाघर भेज दिया गया था। बट इन द जू, और जू के अंदर क्या था, जू में जो है वो चिढ़ जाता था, फ्रेटिंग हो जाता था, और चिढ़ भी जाता था, साथ साथ में वो खाना भी नहीं खा रहा था, और वो जो है क्या हो गया था, कमजोर हो गया था। उसके बाद नरेटर जो है अपने वाइफ के साथ में गया, और जो है उसने वहां पर जू में जो है उसको जो है ब्रूनो को खाना वाना खिलाया और पानी वानी पिलाया, सब कुछ किया। और उसके बाद जो उसकी वाइफ है उसको समझ गई थी कि ब्रूनो जो है वहां पर नहीं रह सकता सही तरीके से जू में, तो उसने जू के कर्मचारियों से रिक्वेस्ट करी, अथॉरिटी से, कि वो जो है ब्रूनो को वापस दे दे। और उसके बाद कवि ने, नरेटर ने और उसकी वाइफ ने जो है ब्रूनो को लेकर के वो वापस आ गए, और उन्होंने स्पेशल आइसलैंड जो है फॉर्म किया था। तो इस तरह से हम बता सकते हैं
उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आपसे पूछा गया है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, 2+2 यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद विंड। तो यहाँ पर जो है पूछा क्या गया है, सीधा सीधा यहाँ बोल रहा है कि जो है हवा से दोस्ती करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हवा से दोस्ती करने के लिए हमें जो है पक्के दरवाजे और मजबूत दरवाजे बनाने होंगे। ठीक है, हमें निर्माण करके खुद से शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत रखना होगा और जो है आपको शरीर को दृढ़ बनाना होगा, तब जाके जो हम हवा से, नहीं तो हम तो वैसे ही डर जाएंगे ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा व्हाट इज स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम। तो सांप किससे बचने का प्रयास कर रहा था, तो जो है सांप जो है वो धरती किससे बचने को, पेड़, देखो इसमें क्या हुआ था, सांप जो है अपने ऊपर हुए हमले से बचने के लिए कोशिश कर रहा था। ठीक है, और ही इज बीइंग चेस्ड बाय ए मैन विद ए स्टिक इन हिज हैंड। और जो है उसको जो है कौन, उसका पीछा जो है एक आदमी जो है एक छड़ी वाला आदमी कर रहा था। द स्नेक फियर्स दैट द मैन वांट्स टू किल हिम बाय हिटिंग हिम विद द स्टिक। और स्नेक को क्या लग रहा था, सांप को यह डर लग रहा था कि आदमी उसको मारना चाहता है, उस डंडे से जो है मारना चाहता है। द स्नेक इंटेंड टू इवेड बीइंग स्टक बाय द स्टिक। और जो है सांप जो है उसके चपेट में आने से बचना चाहता था, उस छड़ी के चपेट में आके आने से बचना चाहता था, इसलिए जो है वो एस्केप होना चाहता था। ठीक है, सांप किससे बचने का प्रयास कर रहा था, तो उस आदमी से और छड़ी से बचने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। अब इसमें देखिए व्हाट फाइनली किल्स द ट्री। तो इसमें पूछा गया आखिरकार जो है पेड़ को क्या मारता है, या पेड़ कैसे मरता है। ठीक है, द ट्री इज फाइनली किल्ड बाय द पुलिंग आउट ऑफ द मदर अर्थ। ठीक है ना, धरती माता से खींचने के बाद में जो है जब उसको बाहर निकाला गया तो जो है वो मर जाता है। ठीक है, मार दिया जाता है। व्हेन इट्स रूट आर एक्सपोज टू द सन एंड एयर द ट्री बिगिंस टू गेट स्कॉटेड एंड चॉक्ड। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हैं कि जो है जब उसको हम हवा के संपर्क में और धूप में लाते हैं तो पेड़ जो है झुलसने लगता है और उसका दम घुटने लगता है, क्योंकि वो जो है सांस नहीं ले सकता। जानते हो जब धरती में ही रहेगा तो ही पेड़ सांस ले पाएगा। इस तरह से जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, व्हाट टू इंपॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इन द मिरर। तो डॉक्टर ने जो है अंदर देखते समय कौन से 2 महत्वपूर्ण और हिला देने वाले फैसले लिए थे शीशे में देखते हुए, तो वो आपको बताने हैं। जब डॉक्टर आईने में खुद को देखता है तो वो सोचता है कि उसको अपने लुक को जो है इंप्रूव करना है। वो जो है हैंडसम दिखना चाहता था, इसलिए जो है उसने सोचा कि जो है वो हमेशा जो है क्या करेगा, शेविंग करेगा और जो है अपनी मूछें जो है छोटी छोटी पतली रखेगा। ठीक है, तो उसने फर्स्टली का डिसाइड किया शेव डेली करने का, और ग्रो उसका मूछ जो है वो उसने जो है पतले रखने की कोशिश किया था ताकि वो हैंडसम दिखे। और दूसरा जो अर्थ शेकिंग डिसीजन उसने लिया था कि वो अट्रैक्टिव दिखने के लिए वो हमेशा जो है स्माइल करता रहेगा, अपने फेस पे जो है स्माइल रखेगा हैंडसम दिखने के लिए। ठीक है, अट्रैक्टिव और हैंडसम दिखने के लिए, क्योंकि जो है वह एक हैंडसम एक डॉक्टर बैचलर भी है और साथ ही साथ एक डॉक्टर भी है, इसलिए जो है वो हैंडसम दिखना चाहता था और वो अपने आप को शामिल करना चाहता था बैचलर्स में जो हैंडसम और जो है शानदार दिखते हैं उसके अंदर। इसके और पार्ट में है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल एंड टीचर्स। तो टॉमी ने जो है पुराने प्रकार के स्कूल और शिक्षकों का वर्णन कैसे किया है। तो आप अच्छी तरह से किताब को पढ़ चुके हैं और बहुत ही अच्छा जो है ये चैप्टर भी है और आसानी से आप इसको याद भी कर सकते हैं। टॉमी जो है ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, है ना, उस समय क्या स्पेशल बिल्डिंग थे स्कूल में, और जो है वहाँ पर बच्चे जाते थे, वहाँ पे टीचर्स होते थे जो कि आदमी होते थे, ये सारी चीजें। और जबकि टॉमी क्या है, इसने तो कंप्यूटराइज सिस्टम से पढ़ा है ना, तो ये ओल्ड टाइम को इस तरह से डिस्क्राइब करता है। इसके बाद जो 16वां प्रश्न है, व्हाई डज ऑथर ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फाइन। तो जो है ऑथर जो है यानी कि हम कह सकते हैं कि जुर्माने के बाद लेखक के आंसू क्यों फूट पड़ते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं इसके बारे में भी। यहाँ पे द ऑथर जो है विटनेस था, क्योंकि उसने जो है लॉस देखा था अपने घर का और जो है अपने सामान का पूरा जो उसकी बिलोंगिंग्स थे यानी उसके सामान थे उन सभी को जो है वहां पर नुकसान होते हुए देखा था। कुछ ही क्षणों में जो है सब कुछ राख में बदल गया था। फायर ब्रिगेड जो आई थी उसको भी बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, लगभग 5 घंटे लग गए थे आग बुझाने पे, काबू करने में। और इसी गड़बड़ी और इसी नुकसान में जो है उसने जो है वो भी खो दिया था, जो उसकी कैट थी उसको भी खो दिया था, वो भी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। शायद वो जो है आग में जल करके मर गई होगी, फ्लेम्स में जल करके घर में ही मर गई होगी। और वो कंसीडर करता है, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता है कि इस सब के लिए, इस लॉस के लिए, इस सभी चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। इस तरह वो फूट फूट के रोने लगता है। तो ये इसका आंसर हुआ। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो इसके और पार्ट को भी आप कर सकते हैं, जिसमें राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ईश्वरन। ईश्वरन का जो है आपको चरित्र चित्रण करना है। आप जानते हैं इसी तरह से कि ईश्वरन में क्या खासियत थी, उसी के बारे में यहाँ पे लिखना है। हम अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं इस आंसर को, लेकिन हमने जो लिखा है, आप यहाँ पे जितने भी आंसर्स दिए गए हैं इनको बढ़िया तरीके से याद करिए। सबसे बेस्ट आंसर है जो मेरिट में लिखे जाते हैं, जो बोर्ड में टॉप करते हैं बच्चे, उनके तरह से हम आंसर्स देते हैं। हमेशा हमारा जो भी आंसर होता है वो 9th को हो, 10th को, 11th या 12th का हो, सभी के लिए जो बेहतरीन आंसर्स लिखे जाते हैं ताकि बच्चे आसानी से याद कर पाए, समझ पाए। तो यहाँ पे ईश्वरन जो है स्टोरी टेलर जो है ये बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर मान सकते हैं, इसको इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं कि जो है ये महेंद्र का सहायक था, लेकिन कहानी की ये आत्मा भी था। मतलब इस पूरी कहानी का अगर ईश्वरन नहीं होता तो ये कहानी भी नहीं बन पाती। ठीक है, उसके अंदर मल्टी टैलेंटेड कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली था, जो है वो रसोईया भी था, साथ ही साथ जो है स्वादिष्ट खाना बनाता था और बर्तन और कपड़े भी धोता था। वो अपने मालिक को कहानियां भी सुनाता था, महेंद्र को भूतों की कहानियां सुना सुना करके महेंद्र को जो है डराता भी था, तो महेंद्र उसको पागल भी कहता था। साथ ही साथ जो है वो मैं कह सकता हूं या आप कह सकते हो कि ईश्वरन जो है बहुत अच्छा कहानीकार भी था। ठीक है, उसकी अधिकांश जो कहानियां थी वो कैसी होती थी, रोमांच से भरी हुई होती थी और रहस्यवादी होती थी। ठीक है, और कहानियों में जो है वो हमेशा महेंद्र को जो है भूतों से डराने की ही कोशिश करता था। ठीक है, और जो है
इसके अलावा और क्या लिखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, बस इतना हम अगर मेंशन कर देते हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक निकल जाता है, मतलब कैरेक्टर उसका यहाँ पे निकल जाता है। इसके बाद जो है टोटो केम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, तो टोटो जो है ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आया, तो हमको सभी को पता है, ठीक है, क्योंकि ग्रैंडफादर लव करते थे एनिमल से, और जो है उसको जो है वो बंदर जो है जो तांगा चालक था उसके पास से वो लेकर के आया था, उसको बहुत ही अच्छा लगा था, ठीक है ना। तो दादाजी ने जानवरों से बहुत लगाव था, इसलिए जो है उसको तांगे वाले से जो है टोटो को उसने खरीदने का फैसला किया और 5 रुपए में जो उसको लेके आ गए थे, ठीक है। इसके बाद जो इसमें और पार्ट है, अगर आप ये कर देते हैं तो ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा तो आप डिटेल लिख नहीं सकते, बाकी आप कहानी बना के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी मैंने मेन पॉइंट लिख दिया, आप चाहो तो थोड़ा बहुत और भी लिख सकते हो कि टोटो जो है नटखट था, ये था, शरारती फरारती था, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई कहानी बन नहीं सकती इतनी लंबी चौड़ी। इसके और पार्ट को करना चाहो तो ये कर सकते हैं, हाउ डज गुरु मैनेज द टू सेव डिसिपल्स लाइफ, तो यहाँ पे जो है गुरु ने जो अपने शिष्यों की जान जो है किस तरह से बचाई, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो आपको पता ही है गुरु तो बहुत समझदार था, तो गुरु क्या करा, गुरु जो है ये देखो, गुरु जो है अपने शिष्यों की जान बचाने के लिए और अपनी बुद्धि और जादू का इस्तेमाल करता है, और जो है वो किंगडम में फटाफट पहुंचता है, और वहां पर जो है अपने डिसिपल की बजाय जो है सबसे पहले उस डिसिपल जो है उसको अपने दिल से जो है उसको प्रार्थना करते हैं कि उसकी मदद के लिए, तो वो क्या करता है कि वो फर्स्ट जो है उनको किंग को जो है कंफ्यूज कर देता है, उसको अपनी डिजायर बताता है कि सबसे पहले जो है उसके डिसिपल से पहले जो है उसको मार दो, क्योंकि उसने ये ट्रिक इसलिए आजमाया कि वो जो है उसको ये उसके किंगडम में जो किंग था उसको ये बताना चाहता था कि जो सबसे पहले मरेगा वो रीबॉर्न होकर के सबसे पहले वही राजा बनेगा, ठीक है, और जो उसके बाद मरेगा वो मंत्री बनेगा। तो इस तरह से उसने जो है अपनी कहानी को बताया, जो है कि उसके किंग जो थे जंगल के, उसको समझ में आ गया, किंगडम फूल का जो किंग था वो बेवकूफ बन गया कि जो पहले मरेगा, तो उसने क्या करा कि वो समझ गया कि हाँ भैया पहले अगर जो मरेगा वो मंत्री राजा बनेगा और जो दूसरा मरेगा वो मंत्री बनेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है किंग जो है उसके ट्रैप में, उसके जाल में फंस गया, और गुरु और उसके डिसिपल को जो है उसने आजाद कर दिया, ठीक है, और मिनिस्टर और खुद जो किंग था उसने एग्जीक्यूट किया, अपनी उनकी जगह पे वो खुद चले गए मरने के लिए, ठीक है, और उन्होंने सोच लिया था कि वो रिबॉर्न होंगे तो वो रूलर्स बनेंगे किंगडम के, ठीक है। इसी तरह से गुरु ने जो है अपना लाइफ तो बचाया बचाया, साथ ही साथ डिसिपल्स की भी लाइफ बचाई, और ठीक है, और साथ ही साथ जो भी वहां पर किंगडम ऑफ फुलिश में जितने भी लोग थे उनको भी जो है उन्होंने उन मंत्रियों से और उन राजाओं से बचाया। तो इस तरह से गुरु ने मैनेज किया डिसिपल्स की लाइफ को। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर था जिसको हमने डिस्कस किया, जितना हो सके मैक्सिमम डिस्कस किया। आप लोग इनको याद करें, बढ़िया तरीके से पढ़ें और अच्छे तरीके से तैयारी करें। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आ जाएगा, कमेंट करते रहिए कि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए। हिंदी विषय हमने कंप्लीट करा दिया, उसको जरूर देखें, उसमें भी कंप्लीट सोल्यूशन इसी तरह से अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।